नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आज बहुत अच्छा टॉपिक स्वयं प्रेरण व अन्योन्य प्रेरण। आज मैं चर्चा करूंगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इस पहली क्लास में एक चर्चा हुई थी फैराडे के नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, उसकी थोड़ी सी समरी आपको रिपीट करता हूँ। मैंने बोला था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, यानी वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं या दोनों एक दूसरे दूर जाते हैं या कोई एक दूसरे के पास आता है या दूर जाता है, तब कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। बल रेखाओं की संख्या चूंकि चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है, तो बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि एक कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यह पूरे चैप्टर की अब तक की समरी। फिर एक रिपीट करता हूँ। मैंने बोला था कि एक चालक छड़ है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। उसके सिरों के बीच विभवांतर V बराबर BVL sin थीटा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह चर्चा मैंने लास्ट में की थी। अब मैं एक शब्द आया प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिशा भी आती है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, एक अलग नियम फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया। और फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम ये दिया जिस प्रकार बाएं हाथ का नियम दिया था, आपको याद होगा। बाएं हाथ का नियम ये था, 3 उंगली रखी थी, बाएं हाथ का अंगूठा, 2 पास की उंगली लंबवत। इसी प्रकार दाएं हाथ में भी यही बिल्कुल पैटर्न, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत। तो बताया कि यदि अंगूठे को हम चालक की गति की दिशा में रखें, जिस दिशा में चालक गति कर रहा है, अभी बताया था ना चुंबकीय क्षेत्र में चालक गतिमान है, उसके सिरों के बीच विभवांतर कभी उत्पन्न होता है कभी नहीं होता है, वो निर्भर करता है उसके चलने की दिशा क्या है। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तब जो मध्यमा उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ऐसा ये फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम अपना दिया है। ठीक, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल। 2 मीटर लंबाई की एक चालक छड़ है, 2.2 मीटर लंबाई, L बराबर 0.2 मीटर। चालक छड़ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है, स्मॉल v बराबर 10 मीटर पर सेकंड, 0.002 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है 0.002 टेस्ला। लंबवत गुजरती है, छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। जब वो लंबवत गुजर रही है तो E बराबर BVL sin थीटा, तीनों की वैल्यू पुट की और साइन 90 लगाया। साइन 90 का मान 1 होता है और ये आंसर आ गया 0.004 वोल्ट। तो इस प्रकार के बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में, पेपर में, कंपटीशन में आ जाते हैं। वायुयान के पंखों की मैंने लास्ट क्लास में बड़ी चर्चा की थी विस्तृत रूप में, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वायुयान है, उसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी 40 मीटर है, L बराबर 40 मीटर, और उसका वेग 360 किलोमीटर पर घंटा, 360 गुणा 5/18 या 360 गुणा किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दीजिए और घंटे को 3600 से, तो तब भी 5/18 ये आता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं 5/18 और 1000 मीटर पर सेकंड, ये 100 मीटर पर सेकंड वेग आया। अब देखो उसने कहा क्या है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान 5.4 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र यानी B। नति कोण, नति कोण याद है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का कोण थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। E बराबर BVL sin थीटा है ना, B बराबर B sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक होता है और V हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ऊर्ध्वाधर घटक। साइन 30 का मान 1/2 लगाया और ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक आया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ E बराबर BVL sin थीटा और इस B और sin थीटा को मिलाकर V कह सकता हूँ, ऊर्ध्वाधर घटक E बराबर VVL, E बराबर वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया। क्लियर। अब इसमें एक और आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हवाई जहाज की तरह रेलगाड़ी के ऊपर 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल V, 36 गुणा 5/18 10 मीटर पर सेकंड,
1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित पटरियों पर दौड़ रही है। L बराबर 1 मीटर जो पटरियों के बीच की दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है b sin थीटा, और b sin थीटा को एक जगह मैंने कर लिया फॉर्मूले में, E बराबर BVL sin थीटा होता है। b sin थीटा इसमें से किया कि ये ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू बन गई b sin थीटा, और ये b sin थीटा का मान है 4 × 10⁻⁵, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक b sin थीटा होता है, क्षैतिज घटक b cos थीटा होता है। वैल्यू पुट की आंसर आया। आज का जो मेरा टॉपिक है विशेष रूप से वो 2 टॉपिक हैं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है अपने आप ही हमने प्रेरित लिया, कोई बच्चा नहीं पढ़ता और आसपास का बच्चा ने, किसी ने IAS का एग्ज़ाम निकाल दिया या कोई ट्रिपल IIT में सफल हुआ या कोई नीट के एग्ज़ाम में सफल हो गया, तो बच्चे ने खुद को ही दूसरों को देखा, यार ये बच्चा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जब ऐसी घटना आती है तो उसे स्वप्रेरण के नाम से जाना जाता है। इसको अगर मैं स्वप्रेरण की डेफिनेशन की बात करूं, एक कुंडली है, जब किसी धारावाही कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है, कोई आसपास दूसरी कुंडली नहीं है, एक कुंडली में बहने वाली धारा में जब हम परिवर्तन होता है तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस घटना को स्वप्रेरण के नाम से जाना जाता है। यदि वो कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तब उसमें धारा बहने लगती है और उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। यानी अपने आप कुंडली में धारा परिवर्तन हुई किसी भी कारण से, और धारा परिवर्तन होने से उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा गया और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है चौक कुंडली। आगे प्रतिवर्ती धारा के चैप्टर में हम चौक कुंडली को पढ़ेंगे तो वो स्वप्रेरण पर आधारित ही उपकरण है। ठीक, इसी में एक आएगा स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक को L कहते हैं और L का फॉर्मूला होता है -E/ΔI/ΔT। अगर मैं यहाँ ΔI/ΔT को 1 कह दूं तो L बराबर E आया। माइनस तो आपको बताया था लेंज के नियम को व्यक्त करता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। माइनस को छोड़ दीजिए, संख्यात्मक मान मैंने बोल दिया। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, समय दर एकांक हो। आप दूसरी तरह से भी ला सकते हैं। एक कुंडली में यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तब उस कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे L से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ठीक, देखो आप, L का मात्रक, E का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, T का सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और वोल्ट पर सेकंड पर एम्पियर को हेनरी बोला जाता है, कैपिटल H। मिली हेनरी भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो मिली को 10⁻³ से गुणा करते हैं। और इसकी विमा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो याद भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, ml2 t-2 a-2। क्लियर। अब एक हेनरी किसे कहते हैं? एक कुंडली मैंने ली, उस कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तन की और ऐसा करने से 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तब उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक को 1 हेनरी कहा जाता है। बात समझ में आई? मैं आपको दोबारा बोलता हूँ। एक कुंडली थी, साधारण सी भाषा, उस कुंडली में बहने वाली धारा में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का परिवर्तन किया, और जब धारा में परिवर्तन किया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर वो विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट उत्पन्न होता है तब कहा जाता है कि उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन स्वप्रेरण गुणांक के ऊपर मैं लेता हूँ, समझ में आएगा। किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में, ये ΔT है 0.1 सेकंड, धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो गई। पहले धारा 0 थी, वो 5 एम्पियर हो गई, तो धारा में जो परिवर्तन हुआ वो 5 - 0 यानी 5 एम्पियर का परिवर्तन हुआ, और कुंडली में 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, E बराबर 20 वोल्ट। स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। आंकिक मान मैं लूंगा, है ना, तो L बराबर होता था E/ΔI/ΔT, तो E बराबर L ΔI/ΔT,
ई की वैल्यू 20, एल कैलकुलेट करना, हल किया, आंसर हेनरी आ गया। कोई इसमें मेरे ख्याल से आपको समस्या नहीं आई होगी। एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ इसी के ऊपर। एक कुंडली का स्वयंप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। 10 मिली हेनरी, मिली को मैंने बोला था आपको ये एल है और एल 10 मिली, मिली को गुणा करूँगा 10 की घात -3 से और 10 गुणा 10 की घात -3 हेनरी, ये इसका आंसर आया। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, 5 मिली सेकेंड का मतलब है समय अंतराल 5 मिली है और मिली को गुणा करूँगा 10 की घात -3 से सेकेंड। धारा 5 से 15 एम्पियर हो गई। आंकिक मान लिया केवल डेल्टा आई 15 - 5 10 एम्पियर और पूछा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगाया मैंने और डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर के, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से आने वाली नहीं है, केवल संख्या बदलेगी। न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। एल बटे आर की विमा बहुत ज़्यादा आती है। एल बटे आर का मात्रक कंप्यूटर में बहुत आता है। एल बटे आर या आर सी, ये दोनों समय के मात्रक हैं। एल बटे आर का मात्रक सेकंड आता है, याद कर लीजिए डायरेक्ट भी। एल बटे आर समय को व्यक्त करता है। अब देखो उसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। एल का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, एल बराबर ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, एल का मात्रक, ई का मात्रक क्या होगा? वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड। सेकंड ऊपर गया, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये एल का मात्रक है। वोल्ट पर एम्पियर मैंने साथ साथ लिख लिया और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? आर, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा, V बराबर आई आर होगा और R बराबर V बटे आई। तो यानी R का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो L का मात्रक बराबर R का मात्रक गुणा सेकंड। तो L बटे R का मात्रक क्या आया? सेकंड। क्लियर? इसी क्वेश्चन में L बटे R की विमा अगर आएगी तो L बटे R की विमा क्या होगी? T, समय की विमा T होती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने को कभी कभी आ जाता है। ये एक मैंने स्वयंप्रेरण गुणांक की बात की और मैंने लंबी परिनालिका के ऊपर स्वयंप्रेरण गुणांक की बात की। लंबी परिनालिका का स्वयंप्रेरकत्व क्या होता है ना। अब ये होगा, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपको याद है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 Ni बटे L। दो फॉर्मूले एक जगह केवल मिला दिए मैंने। कुंडली का स्वयंप्रेरकत्व होता है L बराबर N फाई बटे आई। फाई बराबर BA होगा। फाई की वैल्यू मैंने पुट की और यहाँ से B की वैल्यू पुट करूँगा तो ये इस प्रकार ये आंसर आ जाता है। इसका क्या आंसर आया? L बराबर μ0 N स्क्वायर A बटा L। इस आंसर पे न्यूमेरिकल आए ना आए, पर एक चीज़ जरूर आती है, L समानुपाती N स्क्वायर। इस पर आपको फोकस करना है। यानी किसी परिनालिका का जो स्वयंप्रेरकत्व होता है उसमें चक्रों की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है, अगर कोई ये कहता है कि अगर चक्र की संख्या दुगनी कर दी, प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दुगनी करी है तो दुगनी का वर्ग 4 तो 4 गुना प्रेरकत्व हो जाएगा। यदि एक परिनालिका में चक्रों की संख्या 3 गुनी कर दी, तब प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 3 का वर्ग 9 गुनी हो जाएगी। यानी किसी परिनालिका का स्वयंप्रेरकत्व उसमें चक्रों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, एक जो मैंने दिया क्वेश्चन वही है। एक परिनालिका मैंने ली और उस परिनालिका में चक्रों की संख्या दुगनी कर दी। अगर पहले चक्कर n है तो बाद के चक्कर 2n कर दिए, प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बताया, L समानुपाती N स्क्वायर। L1 बटे L2 बराबर N1 का वर्ग बटे N2 का वर्ग। L1 बटे L2 बराबर N1 की जगह N, N2 की जगह 4N। हल करके दिखाया तो 4 गुना आया, जिसको मैंने डायरेक्ट आपको अभी बताया था। आगे चलता हूँ। अनयोन्य प्रेरण, बहुत अच्छी बात है। अनयोन्य प्रेरण का मतलब ये होता है, एक तो होता है अपने आप से प्रेरणा लेना, अपने आप ही अपने अंदर धारा परिवर्तन हुई, अपने आप ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। एक होता है दो कुंडली पास पास रखी हैं। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सुनी होगी आपने। एक खरबूजा था, उसके पास दूसरा खरबूजा आया, उसने उसके कहने से रंग बदला। तो मात्र कहावत है। कहावत का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके साथ कोई दूसरा बच्चा साथ में रख दो तो या तो दोनों पढ़ने लगेंगे या दोनों ही पढ़ाई छोड़ देंगे। अनयोन्य प्रेरण क्या होता है, दो कुंडली पास पास रखी होती हैं, एक कुंडली दो कुंडली, और एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, या तो घटाई जाती है बढ़ाई जाती है। तो
पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि दूसरी कुंडली एक बंद परिपथ बनाती है तो दूसरी कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, पिक्चर में बहुत होता है ऐसा, है ना। आपने देखा होगा कि जब पिक्चर आती है तो उसमें एक ऐसा ना, लास्ट में एक सीन बहुत कॉमन है हमारे हिंदुस्तान की पिक्चर में। लास्ट में क्या होता है कि जब वो हीरो को कंट्रोल करना होता है तो उसकी बहन को, उसकी पत्नी को, उसकी माँ को अमरीश पुरी, अमरापुरकर या जो भी विलेन है वो उठा के ले जाते हैं और उन्हें, हीरो को नहीं मारते, उन्हें कहते हैं इसके गोली मार देंगे ना, तो ऐसा कर दे भाई। मतलब क्या है, वो जानता है ना कि अन्योन्य प्रेरण होगा, मारेंगे एक तरीके से अपशब्द कहेंगे बहन को या माँ को या पत्नी को, तो फर्क उस पर पड़ेगा। वही है अन्योन्य प्रेरण। यानी दो कुंडली पास पास रखी हैं, एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली से दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा बहती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ट्रांसफार्मर इसी पर आधारित है। लिखा है जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है तब समीप रखी दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिस कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जिस कुंडली में उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और स्वप्रेरण में क्या था, वही द्वितीयक कुंडली और वही प्राथमिक कुंडली। अब आप देखिए, ये दो प्रेरण कुंडलियां हैं, एक का प्रेरकत्व L1 है और एक का प्रेरकत्व L2 है और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कुल प्रेरकत्व कितना होगा, L5 बराबर φ1 प्लस φ2 होगा। अगर पहली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और दूसरी कुंडली से φ2 है तो φ बराबर φ1 प्लस φ2 होगा। L बराबर N φ/I होता है, L बराबर φI, φ बराबर LI। तो φ की जगह φ1 की जगह लगाया L1I। क्यों लगाया, क्योंकि धारा बराबर होगी। आपको पहले से पता है श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है। तो यदि कुछ कुंडलियों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी प्रेरकत्व जो आता है वो L बराबर L1 प्लस L2 होगा। इसी प्रकार अगर इन्हीं कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं हम तो जो कुल प्रेरकत्व होता है वो L1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 होगा। बात समझ गए, जैसे प्रतिरोध वाला था वही सिस्टम है, ये भी तो एक प्रतिरोध ही होगा एक तरीके से। तो इस प्रकार आपका ये होता है। और प्रेरक को जब हम श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रेरकत्व कैलकुलेट करते हैं, यह केवल तभी प्रभावी होगा जब कुंडलियों के बीच की दूरी अधिक हो। यदि कुंडलियों के बीच की दूरी कम होती है, अगर दो कुंडली के बीच की दूरी ज़्यादा है तब तो F ठीक है, पर अगर कुंडलियों के बीच की दूरी कम होती है तब उनके बीच अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव भी आ जाता है। अभी तो बताया था, जब दो कुंडली पास पास रखी जाती हैं तो उनके बीच स्वप्रेरण के साथ साथ अन्योन्य प्रेरण की घटना भी होगी और हमारा जो नेट फॉर्मूला होगा उस समय वो फॉर्मूला होगा ये, अगर ये फॉर्मूला यहाँ पर होगा, ठीक है जी। प्लस माइनस 2m के नाम से इसे फॉर्मूले को एक साथ आप नोट कर सकते हैं, प्लस माइनस अलग अलग ना नोट करके अलग अलग कर सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है m बराबर -E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। इस फॉर्मूले में 1 2 क्यों हुआ, क्योंकि धारा में परिवर्तन पहली कुंडली में होता है और विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है। अगर मैं डेल्टा I1 बटे डेल्टा T को 1 मान लेता हूँ, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, तब m बराबर E2 के बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। कब, जब पास रखी दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक है। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर दो कुंडली पास पास रखी हैं और एक कुंडली में बहने वाली धारा में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का परिवर्तन हम करते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली में जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके संख्यात्मक मान को, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है। इसे m से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक भी हेनरी होता है। अब आपको 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर हम लेते हैं।
एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.3 सेकंड में 0.3 सेकंड समय लिया, डेल्टा टी बराबर 0.3 सेकंड, शून्य से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। धारा शून्य थी और 8 हो गई, तो धारा में परिवर्तन हुआ 8 - 0 बराबर 8 एम्पियर। 30 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। स्वयं प्रेरण गुणांक कितना होगा? सीधा सा फॉर्मूला है, E बराबर L इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। अब एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर, धारा में परिवर्तन प्राथमिक की भी जगह 1 लगाया, 2 - 0 2 एम्पियर, 300 मिली सेकेंड में डेल्टा टी 300 गुणा 10 की घात -3 0.3 सेकेंड, 0.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है m बराबर E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। याद होगा आपको, ये इधर चला जाएगा। E2 बराबर m इंटू डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ये वैल्यू पुट की, m की वैल्यू आ गई 0.12 हेनरी। एक m आया यहाँ पर। जब दो कुंडलियों के स्वयं प्रेरण गुणांक L1 L2 हैं तथा संयुक्त कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व, वो दोनों कुंडलियाँ जब पास पास होती हैं तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरण भी लगता है, अन्योन्य प्रेरकत्व m है, तब दो कुंडलियों का जो युग्मन गुणांक है उसका फॉर्मूला ये होगा k बराबर अंडर रूट m बटे L1 L2, और k का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये बिल्कुल इसी के ऊपर मैंने न्यूमेरिकल लिया। दो कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 5/10 है, या फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा 5 और 10, तो एक तरीके से कांस्टेंट के साथ ले लिया गया। n1 बराबर 5n है तो n2 बराबर 10n है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक 25 हेनरी है, m की वैल्यू 25 हेनरी है। फेरों की संख्या 10 पे 5 कर दी जाए, उल्टी कर दी, तो अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले k की वैल्यू कैलकुलेट की और फिर दोबारा से कैलकुलेशन किया, डेट्स ऑल। मामला कम का कम वो का वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो 25 था तो 25 ही होगा। क्यों होगा 25? अरे भैया पहले 25 5 और 10 संख्या थी, और अब संख्या 10 और 5 है, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना है, परंतु अगर फेरों की संख्या कुछ ज़्यादा चेंज कर देगा तो फर्क पड़ेगा ना, तो उसे आप कैलकुलेट कर सकेंगे। चलते चलते एक दो स्टेप और रह जाते हैं। भंवर धाराएं बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना। आप देखो, कोई चालक टुकड़ा है, वो किसी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाए उस चालक टुकड़े को, या किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए जिसका मान बदलता हो, तब चालक से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में कुछ धाराएं प्रेरित हो जाती हैं, और उन धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। और भंवर धाराएं चालक की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। कुल मिलाकर क्या है, या तो चालक के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में चलाओ, या चालक गति करे तो चालक ऐसा हो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद चालक के संपूर्ण आयतन में कुछ प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा भंवर धाराएं उतनी ही कम होंगी, और भंवर धाराएं कोई लाभदायक थोड़ी हमारे लिए, याद रखना इस बात को। और इसी वजह से जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो नरम लोहे की बनाई जाती है और पटलित बनाई जाती है। नरम लोहे की जवाब अलग है और पटलित होने का जवाब अलग है। ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि नरम लोहे में सबसे खूबी क्या है कि नरम लोहे में चुंबकन और विचुंबकन दोनों आसानी से हो जाते हैं। पहली क्लास में बहुत डिटेल में बात हुई थी। और पटलित क्यों बनाई जाती है? पहली बात तो पटलित का अर्थ समझा देता हूँ, हिंदी इसकी टफ है। पटलित का मतलब है एक प्लेट, उधर से आकर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी प्लेट, फिर पांचवी प्लेट, फिर छठी प्लेट, फिर सातवीं प्लेट। ये तो होता है ना, ये पटलित। पटलित होने से इसकी लंबाई बढ़ जाती है चालक की, और लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी, और भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी तो ऊर्जा की हानि कम होगी। बचपन का दिन याद है जब पतंग उड़ाते हैं, या आप तो उड़ाते हो, आपको याद कि आप तो बचपन में ही हो, तो जब मांझा होता था ऐसे ऐसे लपेटते हैं, ऐसे ऐसे करके, है ना, एक दो बिंदुओं को भी लपेटते। क्यों? अरे इतना लंबा धागा, कई मीटर ऊपर पतंग, और देखो कितनी मोटी, कहते हैं ना लच्छी बना दी, तो ऐसा होता है नहीं होता है? ऊन का गुल्ला महिलाएं बनाती हैं ना, जैसे पटलित बनाती हैं, गोडों पर अपने उसे ऐसे हाथ पे लपेटती चली जाती हैं, तो एक जरा सी जगह में बहुत लंबाई आ गई, तो लंबाई बढ़ाते हैं, पटलित का मतलब।
और लंबाई बढ़ाने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, भंवर धाराएं कम होंगी, भंवर धाराएं कम होने से क्या होगा, ऊर्जा ह्रास कम होगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिरोध बक्स के ये तरह है साहब, प्रतिरोध बक्स में क्या होता है, ये तार गया, ये तार गया, ये तार गया, ये तार यहीं से घूम के आता है लास्ट में। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है, ये तार जा रहा था, ये तार वापस आ रहा है, तो उससे क्या होगा, इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर नीचे की तरफ है तो इसके कारण ऊपर की तरफ होगी। जब धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परंतु एक में और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नेट परिवर्तन लगभग 0 होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धाराएं नहीं बहेंगी। इस वजह से प्रतिरोध बॉक्स में कुंडली दोहरे तार की बनाई जाती है। तो इस प्रकार आपने ये पूरा पढ़ा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ यहाँ पर, 8 मिली एम्पियर की कुंडली है। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है भाई, मैंने पहले बताया कई बार, मिली का मतलब होता है 8 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। कुंडली में 2 एम्पियर धारा, I बराबर 2 एम्पियर। जिस प्रकार संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है उसी प्रकार कुंडली में भी ऊर्जा संचित होती है, और कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। वैल्यू पुट की आंसर आया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, 10 ओम प्रतिरोध के परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध है, ये R है 10 ओम, R बराबर 10 ओम। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये दे रखा है के अनुसार t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत वाहक बल और धारा का मान ज्ञात करो। देखो जी, इस क्वेश्चन को कभी परेशान नहीं होना, कैलकुलस आ जाती है फिजिक्स के साथ। इनका अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष। जब अवकलन करते हैं तो फाई का समय के सापेक्ष d∅/dt, घात पहले आती है, एक घात कम हो जाती है, 5 या 15 t²। t का अवकलन 1 होगा, और चूंकि 300 नियतांक है, 300 एक फिक्स संख्या है, और नियतांक का अवकलन 0 होगा। t की जगह 2 सेकंड रखा, और t की जगह 2 सेकंड रखने के बाद मेरा d∅/dt आ गया। E बराबर होता है -n d∅/dt। n की वैल्यू आपने अगर नहीं दे रखी होती है तो 1 लगा देते हैं, ये वैल्यू आ गई। I बराबर E/R में वैल्यू पुट की, आंसर मेरा आ गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है लास्ट में। धारा दे रखी इस बार, विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है ना, t बराबर 2 सेकंड, ऊर्जा पूछी है। धारा I बराबर 2 + 5t, अवकलन लिया, 2 का अवकलन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, 5 की जगह 5 होगा, t का अवकलन 1 होगा, 5 आया। E बराबर L di/dt से मामला लगाया, L की वैल्यू आ गई। धारा की जगह, क्योंकि 2 सेकंड की में धारा कैलकुलेट करनी है तो t की जगह 2 लगाकर धारा कैलकुलेट कर ली, और ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, आंसर आया। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।